क्लास 12th आज का जो हमारा लेक्चर है वो इम्यूनिटी का ही अगला लेक्चर है। इम्यूनिटी पर ही हम आज भी बात करेंगे और इम्यूनिटी में हम लोग अपनी सेकंड लाइन डिफेंस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड लाइन डिफेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड लाइन डिफेंस में हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट इम्यून रिस्पॉन्सेज, एक इन्फ्लेमेशन और दूसरा फीवर जो है उसे ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब इन्फ्लेमेशन और फीवर के बाद इस सेकेंड लाइन डिफेंस में जो अगली चीज है वो है WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिन्हें हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। आप सब जानते हैं कि ये WBC जो होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो होते हैं या ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, इन्हें हम लोग अपनी बॉडी का सोल्जर कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में, इम्यूनिटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। और ये जो WBC हैं, इन WBCs में से मैक्सिमम WBCs जो हैं वो सेकेंड लाइन डिफेंस में ही काम करते हैं। यानी ये इन्फ्लेमेशन और फीवर के साथ साथ ये WBCs जो होते हैं ये भी अपना रोल प्ले करते हैं। ज़रा हम WBC की बात करें, उनके बारे में देखें तो देखो, जो वाइट ब्लड कॉर्पसेल होता है, जो WBC होते हैं, उनमें 5 तरह के WBC पाए जाते हैं। ये 5 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जिनमें आप न्यूट्रोफिल्स को जानते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स हैं। आप इसके अलावा बेसोफिल को जानते हैं और एसिडोफिल्स को जानते हैं। इसके अलावा हम लोग लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इनको भी जानते हैं। तो ये जो 5 तरह के वाइट ब्लड कॉर्पसेल या WBC हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इनमें से ये जो लिम्फोसाइट नाम का WBC है, लिम्फोसाइट नाम का जो WBC है, इसकी जो इम्यूनिटी है, ये जो हमें इम्यूनिटी देगा, वो इम्यूनिटी थर्ड लाइन डिफेंस की है। बिकॉज लिम्फोसाइट्स की जो इम्यूनिटी होती है वो एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, इसीलिए लिम्फोसाइट सेकेंड लाइन डिफेंस में नहीं है, बल्कि ये थर्ड लाइन डिफेंस देगा। ये हम थर्ड लाइन डिफेंस में पढ़ेंगे। और ये जो बेसोफिल आप लोग यहां देख रहे हैं, ये भी एक किस्म का WBC है, लेकिन बेसोफिल का जो मेन काम है वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि बेसोफिल का काम इंसान के ब्लड में, बॉडी के अंदर इंसान के ब्लड में एक खास किस्म का केमिकल सिक्रीट करते रहना है, जिसे हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं, जिसे हेपारिन का नाम दिया जाता है, और जिसका काम ये है कि इसकी वजह से बॉडी के अंदर घूमते वक्त ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो बेसोफिल का काम ब्लड में हिपैरिन डालने का है, ताकि बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करते वक्त ब्लड क्लॉट ना होने पाए। बेसोफिल का काम ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का है जब ब्लड बॉडी के अंदर हो। हालांकि हम जानते हैं कि ब्लड का क्लॉट होना भी ज़रूरी है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग तब ज़रूरी है जब ब्लड बॉडी से बाहर निकल रहा हो, जब इंजरी हो, जब चोट हो, वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होगी। लेकिन बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड वेसल्स में जब ब्लड अंदर घूम रहा है, उस वक्त को क्लॉट नहीं होना चाहिए, जमना नहीं चाहिए। और बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में घूमते वक्त ब्लड क्लॉट न होने पाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसोफिल की है। और लिम्फोसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्यूनिटी देने की है, लेकिन ये थर्ड लाइन डिफेंस में काम करेगा। तो ले देकर WBC की 3 किस्में जो हैं वो सेकंड लाइन डिफेंस में काम करेंगी, एक न्यूट्रोफिल, एक एसिडोफिल और एक मोनोसाइट। क्योंकि ये जो 2 हैं इन्हें हमने हटा दिया बिकॉज लिम्फोसाइट थर्ड लाइन डिफेंस देगा,
बेसोफिल का काम जो है वो इन्फेक्शन से जूझना कम है, इसका ज़्यादा काम तो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने का है बॉडी के अंदर। तो ये जो 3 बाकी WBC बचे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और मोनोसाइट, इन 3 को हम लोग सेकेंड लाइन डिफेंस में जो है वो पढ़ेंगे। तो ये जो हम लोग सेकेंड लाइन डिफेंस अपनी बार बार ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं इस तरह से, इसमें जो जो सोल्जर आ रहे हैं, इसमें जो जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उनमें एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्फ्लेमेशन, लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद कल के लेक्चर में फीवर पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं WBCs का रोल सेकेंड लाइन डिफेंस में। लेकिन WBC में से यहाँ सिर्फ न्यूट्रोफिल की बात की जाएगी, सिर्फ एसिडोफिल की बात की जाएगी, और सिर्फ मोनोसाइट की बात की जाएगी। बेसोफिल को और लिम्फोसाइट को हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि लिम्फोसाइट थर्ड लाइन डिफेंस में आएगा, बेसोफिल ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने का काम करेगा। तो ये जो 3 WBC हैं, इनका ही रिस्पॉन्स आपको सेकेंड लाइन डिफेंस में देखने को मिलेगा। अब इनमें से ये जो न्यूट्रोफिल है, ये मेन फेगोस्टिक सेल है। आपके ब्लड में जो WBC हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है इसी न्यूट्रोफिल की है, और ये हमारा मेन फेगोस्टिक सेल है। सबसे ज़्यादा फेगोसाइटोसिस का काम जो है वही न्यूट्रोफिल करता है। बॉडी के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट आता है और फर्स्ट लाइन डिफेंस को पार करता है और सेकेंड लाइन डिफेंस उसके खिलाफ काम करती है, तो सेकेंड लाइन डिफेंस का ये इंपॉर्टेंट सोल्जर है न्यूट्रोफिल, जो फेगोसाइटोसिस करेगा, उन इन्फेक्शियस एजेंट्स को एनगल्फ करके उनको अपने अंदर लेके उन्हें तबाह करेगा। सो मेन फेगोसाइटोसिस जो है, मेन फेगोस्टिक सेल जो है वो न्यूट्रोफिल है, इसका इंपॉर्टेंट रोल। और यही वो न्यूट्रोफिल है जो आप लोग यहाँ इन्फ्लेमेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब ये न्यूट्रोफिल इन्फेक्शियस एजेंट का फेगोसाइटोसिस करने आएगा और उसे एनगल्फ करके मार देगा, तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर कहीं इन्फेक्शियस एजेंट उल्टा इस न्यूट्रोफिल को मार दे, तो न्यूट्रोफिल मरने के बाद, टूटने के बाद, तबाह होने के बाद, इन न्यूट्रोफिल की जो डेड बॉडीज होती हैं, वही उस इन्फेक्शियस एजेंट के इर्द गिर्द एक्यूमुलेट होकर, इकट्ठी होकर एक गाढ़ा पस तैयार करती हैं, और वो इन्फेक्शियस एजेंट उस पस में फंस के रह जाता है, और उस पस को पार करके जो बाकी टिश्यू है उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। देखो, इतना बढ़िया सोल्जर है कि जब तक ये जिंदा है तब तक ये इन्फेक्शियस एजेंट्स को एनगल्फ करके मारने का काम करेगा, और अगर मर जाए तो मरने के बाद इसकी जो डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी तक इन्फेक्शन को रोकने का काम करेगी। जिंदा है तो फेगोसाइटोसिस करता रहेगा, मर गया तो इनकी डेड बॉडीज पस बनाकर इन्फेक्शियस एजेंट को घेर लेंगी, और उस पस में फंस कर रह जाएगा इन्फेक्शियस एजेंट, और पार करके जो बाकी टिश्यू है उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो 2 इंपॉर्टेंट रोल जो है न्यूट्रोफिल के हैं, फेगोसाइटोसिस करना, मर जाने पे पस बनाकर इन्फेक्शन को और आगे फैलने से रोकना। इसके अलावा ये न्यूट्रोफिल जो है, इसका रोल यहाँ फीवर में भी है, क्योंकि वाइल परफॉर्मिंग फेगोसाइटोसिस करते करते यही न्यूट्रोफिल जो है वो पायरोजन नाम का प्रोटीन, जो हमने कल पढ़ा था फीवर में, वो बनाता है। इसी न्यूट्रोफिल से पायरोजन भी आएगा, और वो पायरोजन हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा, काम करने से रोकेगा, ताकि वो हाइपोथैलेमस स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का काम छोड़ दे, जिससे स्वेटिंग रुक जाएगी। और स्वेटिंग रुकने से क्या होता है, वो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि फीवर बॉडी का आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, शरीर जब गर्मी से तपने लगेगा तो इस गर्मी से भी इन्फेक्शियस एजेंट मरेगा। तो कुल मिलाकर तकरीबन 3 मेन काम जो है न्यूट्रोफिल परफॉर्म कर रहा है। इन्फेक्शियस एजेंट्स का फेगोसाइटोसिस कर रहा है, मरे हुए न्यूट्रोफिल पस बनाकर इन्फेक्शियस एजेंट को फर्दर फैलने से रोकेंगे, और न्यूट्रोफिल ही पायरोजन बनाकर फीवर इंड्यूस करेगा, जिससे इन्फेक्शियस एजेंट को मारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा फिर ये एसिडोफिल है।
एसिडोफिल, जिसे हम लोग इओसिनोफिल भी कहते हैं, ये भी एक किस्म का WBC, इसका भी रिस्पॉन्स सेकेंड लाइन डिफेंस में आता है। हालांकि इस इस्नोफिल या एसिडोफिल का जो मेन काम बताया जाता था वो ये कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शियस एजेंट का जब एंट्री बॉडी में होती है और यहाँ से जो इम्यून रिस्पॉन्सेज उसके खिलाफ होते हैं, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, फीवर हो या कोई भी दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स हो, तो उस लड़ाई झगड़े में, उस इम्यून रिस्पॉन्स में और इन्फेक्शियस एजेंट के हमले में जो डेब्रिस क्रिएट होता है, जो गंद बनती है, जो डेड बॉडियाँ क्रिएट होती हैं, कुछ अपना टूटा हुआ टिश्यू होता है, कुछ अपने टूटे हुए WBCs होते हैं, कुछ बाहर से आए हुए इन्फेक्शियस एजेंट मरे पड़े होते हैं, वो जो डेब्रिस क्रिएट होता है उस पूरे इम्यून रिस्पॉन्स में, उस गंद को क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसिडोफिल या इओसिनोफिल की है। मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि जंग के दौरान बॉडी के इम्यून सिस्टम और हमलावर जो इन्फेक्शियस एजेंट है उनके दौरान जो जंग होगी, उसमें जो गंद पैदा होगी उसको साफ करने का काम इस्नोफिल या एसिडोफिल करता है। लेकिन कुछ स्टडीज में ये भी क्लियर हुआ है, क्योंकि ये एसिडोफिल या इस्नोफिल जो है, जो वर्म इन्फेक्शंस है, पैरासिटिक वर्म्स का जो इन्फेक्शन होता है, जैसे एस्कैरिस वगैरह हमारे इंटेस्टाइन में घुसते हैं, उन इन्फेक्शंस को, पैरासिटिक वर्म्स के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में इस एसिडोफिल या इओसिनोफिल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो इम्यून रिस्पॉन्स में जनरेट होने वाले वेस्ट को, डेब्रिस को क्लीन करना और पैरासिटिक वर्म्स के इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ये दोनों काम जो हैं ये एसिडोफिल या इओसिनोफिल के जिम्मे हैं। और ये भी न्यूट्रोफिल की तरह सेकेंड लाइन डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट सोल्जर है। तीसरा आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जनरली खुद कुछ नहीं करते, बट मोनोसाइट्स जो हैं ये कुछ बड़े बड़े फेगोस्टिक सेल्स में तब्दील हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग मैक्रोफेजेस कहते हैं। इन्हें मैक्रोफेजेस का नाम दिया जाता है। सो मोनोसाइट्स का क्या काम है कि मोनोसाइट ट्रांसफॉर्म होते हैं, बदल जाते हैं बड़े फेगोस्टिक सेल्स में, जिन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है। और ये मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स के मुकाबले में साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। और यही मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स की मदद करते हैं फेगोसाइटोसिस में। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉडी के अंदर फेगोसाइटोसिस का काम जो है, इन्फेक्शियस एजेंट के फेगोसाइटोसिस का काम जो है, वो न्यूट्रोफिल तो करते ही हैं, लेकिन ये जो मैक्रोफेजेस हैं, जो मोनोसाइट से तब्दील होकर बने हैं, ट्रांसफॉर्म होकर बने हैं, ये मैक्रोफेजेस भी फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। सो बॉडी के अंदर फेगोस्टिक सेल्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल मिलके हमारे फेगोस्टिक सेल्स हैं। कुछ फेगोसाइटोसिस का काम न्यूट्रोफिल से हो जाता है और थोड़ा बहुत फेगोसाइटोसिस जो है वो मैक्रोफेजेस भी करते हैं। और इन मैक्रोफेजेस को बनाता कौन है? ये मोनोसाइट से ही बनते हैं। बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस जो हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक फिक्स्ड और दूसरे वॉन्डरिंग। फिक्स्ड मैक्रोफेजेस वो होते हैं जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते नहीं हैं, बल्कि कुछ खास लोकेशंस में एक ही जगह पर मौजूद रहते हैं। जैसे हमारे लिम्फेटिक नोड्स, उन्हीं जगह पर वो बैठे रहते हैं और उन जगह के थ्रू जो इन्फेक्शियस एजेंट्स गुजर रहे होते हैं, ये उन्हें पकड़ पकड़ के उनका फेगोसाइटोसिस करता है। ये फिक्स्ड रहते हैं अपनी पोजीशन पे और वहाँ पर आने वाले इन्फेक्शियस एजेंट्स का फेगोसाइटोसिस करते हैं। वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस जो हैं, वॉन्डरिंग का मतलब है घूमना, वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस जो हैं ये बॉडी में टिश्यूज़ के बीच में डिफरेंट पार्ट्स में घूमते रहते हैं और सीडोपोडिया बना बना के इधर उधर क्रॉल करते रहते हैं और ढूंढ ढूंढ के इन्फेक्शियस एजेंट्स को ख़त्म करते रहते हैं। सो मैक्रोफेजेस फिक्स्ड भी हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस वॉन्डरिंग भी हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करते हैं और न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस दोनों मिलके फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। लेकिन ये मैक्रोफेजेस मोनोसाइट से बनते हैं। तो न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और मोनोसाइट, ये तीनों वो WBC हैं जिनका रिस्पॉन्स सेकेंड लाइन डिफेंस में होता है।
हालांकि 2 WBC अभी और हैं, बेसोफिल और लिम्फोसाइट, जिनमें से बेसोफिल को हमने इसलिए यहाँ हटा दिया क्योंकि उसका मेन काम जो है वो इन्फेक्शन से जूझने की बजाय बॉडी को क्लॉट होने, ब्लड को क्लॉट होने से बचाने का है। और अपना जो लिम्फोसाइट है वो तो थर्ड लाइन डिफेंस में आएगा। थर्ड लाइन डिफेंस पूरी लिम्फोसाइट्स की बनी। सेकंड लाइन डिफेंस में एक इन्फ्लेमेशन आ गया, एक फीवर आ गया, और दूसरा WBCs का एक्शन आ गया। और WBCs में 3 न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और मोनोसाइट। ये आज का हमारा टॉपिक है, रोल ऑफ WBC इन सेकंड लाइन डिफेंस।